So, hello students, good morning once again. I hope you must have enjoyed your first video lecture और आपने उसको thoroughly अंडरस्टैंड किया होगा, नोट बनाया होगा और वो एक फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर था केमिकल काइनेटिक्स का, जिससे आपको उस चैप्टर का एक ओवरऑल फील आया होगा दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सही है ना? अब नेक्स्ट आज हम सेकंड क्लास सेकंड लेक्चर देखने जा रहे हैं उसी चैप्टर का, केमिकल काइनेटिक्स का, उसी के कंटिन्यूएशन में। तो आज के लेक्चर के बाद आपको क्या करना है, आपको इसका डीपीपी डाउनलोड करना है। कहां से डाउनलोड करना है? ड्रीम नीट से। कहां से डाउनलोड करना है? फेसबुक पे आप अपना लॉगिन करेंगे और उसमें सर्च करेंगे ड्रीम नीट, और उस ड्रीम नीट में आप ढूंढेंगे लिंक फॉर IIT JEE 2021। आपका ईयर ऑफ अपीयरिंग 2021 होगा, तो उसमें ऊपर में एक लिंक बना होगा, डियर स्टूडेंट्स एस्पायरिंग फॉर IIT JEE 2021, और उसके लिए वहां पे लिंक दिया गया है जिसमें कि डीपीपी एवरीडे अपलोड किया जाएगा। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के बाद दो डीपीपी 1.1 एंड 1.2 आपको ट्राई करना है, और उस लेक्चर को, उस डीपीपी को मैं ऑनलाइन डिस्कस भी कर दूंगा। तो इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो आज स्टार्ट करते हैं हम सेकेंड लेक्चर अपना। फर्स्ट लेक्चर में जहां हम रुके थे वो था प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की प्रॉपर्टी हमने देखा था। अब आज इंडिविजुअल रिएक्शंस, इंडिविजुअल ऑर्डर के रिएक्शंस के डिटेल्स में हम जाएंगे। वैसे तो हमें सभी ऑर्डर को नहीं देखना है, केमिकल काइनेटिक्स में आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मेनली देखना है, लेकिन हम थोड़ा सा इनिशियली जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी देखेंगे, क्योंकि मेंस वगैरह में जीरो ऑर्डर पे भी क्वेश्चन आते हैं, बट एडवांस में एक्सक्लूसिवली केवल और केवल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे ही क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम डिफरेंट ऑर्डर के रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस को डिटेल में देखने जा रहे हैं। सो reactions of different order, और सबसे पहले इसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। अगर कोई एक रिएक्शन है A2P जिसका ऑर्डर अगर जीरो गिवन है, मैंने कल आपको बताया था कि ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ऑर्डर को हम लर्न नहीं कर सकते हैं दुनिया के सारे रिएक्शंस के ऑर्डर को, तो आपको बताया जाएगा कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो अगर ऑर्डर जीरो है तो इसका रेट लॉ हम क्या लिखेंगे? -dA/dt, and that will be equal to rate constant
into concentration of A का power 0. Anything power 0 is 1, so it is simply K. इसे हम डिफरेंशियल रेट लॉ बोलेंगे फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और दिख रहा है कि यहां पे इंस्टेंटेनियस रेट एक कांस्टेंट आ गया, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन अकर एट कांस्टेंट रेट इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या आया? जीरो ऑर्डर reaction occur at constant rate independent of concentration of reactant। एक कांस्टेंट रेट पे होगा, इसको रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से कोई लेना देना नहीं होगा। क्या प्रैक्टिकली ऐसा रिएक्शन होता है? होता है। कुछ एग्जांपल मैं आपको रियल रिएक्शन का बताता हूं। जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया गैस इनटू नाइट्रोजन गैस and hydrogen gas on the surface of platinum is an example of zero order reaction। ये कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, इतने एग्जाम्पल याद रखेंगे, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। वो भी मेंस वगैरह में कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए हम याद रख सकते हैं। फोटोकेमिकल फॉर्मेशन ऑफ HCl फ्रॉम हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस को लाइट के प्रेजेंस में अगर हम छोड़ दें तो यहां पे HCl बनेगा। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को जो लाइट के प्रेजेंस में होता है क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह से एक आध और एग्जाम्पल, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O लाफिंग गैस। अगर हम N2O का डिकम्पोजिशन करें ऑन प्लेटिनम सरफेस, अगर इसे हीट करें देन इट डिकम्पोजेज टू नाइट्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। It is an example of zero order reaction। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक रिएक्शन पढ़ेंगे हम, एसिड कैटालाइज्ड अल्फा हेलोजिनेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। किसी कार्बोनाइल कंपाउंड को आयोडीन के साथ या और भी हेलोजन ले सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। अगर हम कैटलिस्ट ट्रीट करते हैं तो इसके अल्फा पोजीशंस पे आयोडीनेशन हो जाता, एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। अब हमारा ऑब्जेक्टिव है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मैथमेटिकल एनालिसिस करना, कंसंट्रेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम स्टडी करना, कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का कैसे चेंज होगा, प्रोडक्ट का कैसे चेंज होगा। तो उसके लिए डिफरेंशियल रेट लॉ अभी अभी हमने लिखा था, क्या लिखा था? माइनस dA अपॉन dt इज इक्वल टू K कांस्टेंट। अब कंसंट्रेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के लिए हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अगर इसे इंटीग्रेट करना है तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, माइनस d ऑफ A इज इक्वल टू K dt, और इसे इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन टाइम लिमिट 0 to t और कंसंट्रेशन का लिमिट A0 to A,
यहां पे A0 स्टैंडर्ड नोटेशन है इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए, और A किसी टाइम t पे रिएक्टेंट का बचा हुआ कंसंट्रेशन, concentration of A remaining unreacted at time t। तो अगर अब इसे इंटीग्रेट करें तो लेफ्ट साइड में dA का इंटीग्रेशन A हो जाएगा, लेफ्ट साइड में dA का इंटीग्रेशन A माइनस साइन लगा हुआ है, सो A और लिमिट लगाएंगे A0 टू A और राइट साइड में सिंपली KT हो जाएगा, क्योंकि जब लिमिट लगाएंगे T पे T माइनस 0 तो T ही रह जाएगा। लेफ्ट साइड में माइनस साइन बाहर लगा हुआ है तो आप लिमिट चेंज कर सकते हैं, और इसलिए ये हो जाएगा A0 माइनस A। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम t को लिखना हो यहां से तो क्या लिखोगे? A इज इक्वल टू A0 माइनस ऑफ KT। सही है ना? अब इसमें वेरिएबल क्या क्या है? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और टाइम। इनिशियल कंसंट्रेशन कांस्टेंट है और K रेट कांस्टेंट है। हमने कल बात की थी कि रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में एक लीनियर रिलेशन, स्ट्रेट लाइन रिलेशन दिख रहा है जिसका स्लोप नेगेटिव है -K। तो अगर हम एक प्लॉट करें कंसंट्रेशन ऑफ A वर्सेस टाइम के बीच में, तो हमें कैसा ग्राफ मिलेगा? स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप -K होगा। सो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज लीनियरली विथ टाइम, टाइम के साथ लीनियर रिलेशन होगा। और ऐसे केस में जहां पे लीनियर वेरिएशन हो रहा हो, इंस्टेंटेनियस रेट, एवरेज रेट एक ही होगा और वो एक कांस्टेंट होगा। करेक्ट? तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में यही सब कुछ पूछा जा सकता है। अब यहां पे एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं काइनेटिक्स का, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म, जिसे हम हाफ लाइफ कहते हैं। It is going to be very important throughout the kinetics. Half-life. Half-life is a time in which 50% of reactant is reacted. Half-life वो टाइम है जिसमें रिएक्टेंट का आधा रिएक्ट कर जाए, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट इज रिएक्टेड। इट हैज नथिंग टू डू विथ प्रोडक्ट डायरेक्टली। हाफ लाइफ को यूजुअली ऐसे टी हाफ से हम डिनोट करते हैं। इट इज द टाइम इन विच half of the reactant that is 50% reacted। अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के इंटीग्रेटेड रेट लॉ में इसे अप्लाई करें
तो हमने अभी अभी पीछे क्या देखा कि KT इज इक्वल टू A0 माइनस A एट T इज इक्वल टू T हाफ। जब टाइम हाफ लाइफ हो जाएगा तो रिएक्टेंट का आधा रिएक्ट कर जाएगा, तो बच कितना जाएगा? आधा। सो A विल बी व्हाट? A0 माइनस A0 बाई 2। हाफ रिएक्ट कर गया तो A0 बाई 2 रह जाएगा। और अगर इसे सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में, अगर इसे सब्स्टिट्यूट कर दें इस इक्वेशन में, तो क्या दिखेगा? KT हाफ विल बी इक्वल टू A0 बाई 2, और यहां से हाफ लाइफ क्या आ जाएगा? हाफ लाइफ आ जाएगा A0 बाई 2 टाइम्स K। देखा? सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दिख रहा है ना? हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। half life of a zero order reaction is directly proportional to initial concentration and inversely to rate constant. रेट कांस्टेंट हमने पिछले क्लास में बात किया था, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो अगर रेट कांस्टेंट कम ज़्यादा होता है तो उससे हाफ लाइफ का क्या रिलेशन होगा हम बता सकते हैं। तो जीरो ऑर्डर में बस इतनी सी बातें हैं, जीरो ऑर्डर में कोई खास बड़ी बातें नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को मैंने सेंटर में लिखा है इसके सिग्निफिकेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट हाफ ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स को हम दो हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट, अगर हम आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फर्स्ट हाफ ऑफ काइनेटिक्स में अभी तक जो भी बातें हमने की है वो सब बेसिक टर्मिनोलॉजी और इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन था। एक्चुअल में आईआईटी के लिए काइनेटिक्स यहां से स्टार्ट होता है, लेकिन हम यहां से नहीं स्टार्ट कर सकते क्योंकि बेसिक इंफॉर्मेशन भी चाहिए, हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो अभी से लेके अगले 3-4 क्लास तक हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ही देख रहे होंगे, इसमें बहुत सारी चीजें हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो अगर हमें लिखना हो, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो A गिव्स P, तो इस रिएक्शन में अगर नोन हो कि ऑर्डर 1 है तो इसका रेट लॉ हम कैसे लिखेंगे? इसका हम रेट लॉ कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे माइनस ऑफ dA अपॉन dt विल बी इक्वल टू K रेट कांस्टेंट इनटू
concentration of A raised to the power 1, ये हो गया डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रियल एग्जांपल कुछ जरा देखें। वैसे तो दुनिया के सभी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको याद नहीं करना है, लेकिन कुछ एग्जांपल हम 2-4 याद रख सकते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का डिकम्पोजिशन, गैसियस नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का डिकम्पोजिशन इनटू NO2 and O2 is an example of first order reaction। इसी तरह से रेडॉक्स में हमने H2O2 का डिकम्पोजिशन पढ़ा था वॉल्यूम स्ट्रेंथ को डिफाइन करने के लिए। H2O2 decomposes to H2O and O2, which is also an example of first order reaction। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइल हैलाइड आपने पढ़ लिया है, तो अल्काइल हैलाइड में ऑल SN1 रिएक्शन, all E1 reaction, they are example of first order reaction। But the most important one is all radioactive decay। जितने भी रेडियोएक्टिव डिके हैं, दे आर ऑल, हम सब जानते हैं कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस अल्फा बीटा गामा रे एमिट करता है। एक एग्जांपल से इसको हम समझ सकते हैं। सुना होगा आपने कार्बन 14 अंडरगो बीटा डिके। क्यों, कैसे, ये सब बाद में भाई, अभी जस्ट एक एग्जांपल हम दे रहे हैं। कार्बन 14 अंडरगो बीटा डिके, तो बीटा डिके को हम इस तरह से दिखाते हैं, ये डिनोमिनेटर वाला चार्ज और ऊपर वाला मास नंबर को डिनोट करता है। और एक रिएक्शन में चार्ज और मास नंबर दोनों बैलेंस होना चाहिए। तो अगर इधर 6 है, इधर -1, तो 7 वाला आना चाहिए चार्ज, और 7 होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 14। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस। तो जितने भी रेडियोएक्टिव प्रोसेस हैं, दे आर ऑल एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव अभी है कि किसी फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस में कंसंट्रेशन और टाइम को रिलेट करना, कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन कैसे चेंज होगा। तो प्रोसीड करते हैं उसके लिए। अभी हमने डिफरेंशियल रेट लॉ लिखा था, तो डिफरेंशियल रेट लॉ क्या लिखा हमने, -dA/dt इज इक्वल टू K इंटू A। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना होगा टू सॉल्व द कंसंट्रेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करें, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, इसको लिखो K dt, K इंटू डी टी इज इक्वल टू -dA/A, और इसे अब इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन टाइम लिमिट 0 to t एंड कंसंट्रेशन लिमिट A0 to A। लेफ्ट साइड में तो dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और लिमिट लगाएंगे t-0 तो t ही रह जाएगा, तो लेफ्ट साइड तो kt रह जाएगा। dx/x का इंटीग्रेशन log नेचुरल x होता है, सुना होगा आपने। dx/x का इंटीग्रेशन ln of x log नेचुरल x होता है। तो राइट साइड में dA/A उसी का फॉर्म है, तो उसका इंटीग्रेशन ln A हो जाएगा। और इसलिए
लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा इंटीग्रेट करने पे k इंटू टी, राइट साइड में क्या होगा माइनस ln ऑफ a लिमिट a नॉट a। जब लिमिट लगाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो ln a माइनस ln a नॉट हो जाएगा, और बाहर में माइनस है उसको अंदर लेके जाओगे तो ln ऑफ a नॉट माइनस ln ऑफ a हो जाएगा। क्या रिलेशन है kt इज इक्वल टू ln ऑफ a नॉट माइनस ln ऑफ a। a क्या है बचा हुआ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का किसी टाइम t पे। ln x माइनस ln y लॉग का प्रॉपर्टी ln x अपॉन y होता है, तो इसे हम ln ऑफ a नॉट अपॉन a भी लिख सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस का एक मास्टर इक्वेशन आ गया। आगे इसको हम कई तरीके से तोड़ फोड़ करके देखेंगे इसके एप्लीकेशन के एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ओरिजिन यही होगा, स्टार्ट यहीं से होगा। सो पहले तो इसका कुछ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखो। क्या दिख रहा है इसमें वेरिएबल क्या क्या है? वेरिएबल है टाइम और कंसंट्रेशन। रेट कांस्टेंट दैट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट। तो टाइम का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग के साथ क्या रिलेशन है? लॉगरिथमिक ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में लीनियर रिलेशन है ना। अगर हम ln ऑफ a वर्सेस टाइम, ln ऑफ a वर्सेस टाइम का रिलेशन देखें तो एक लीनियर रिलेशन विथ नेगेटिव स्लोप है। जिसका स्लोप -1 है। So logarithmic of concentration varies linearly with time। इसको एक और तरीके से भी लिखा जाता है। अगर हम देखें kt इज इक्वल टू ln ऑफ a नॉट अपॉन a, तो a नॉट अपॉन a क्या हो जाएगा? a नॉट अपॉन a हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ kt। अगर x इज इक्वल टू ln y होता है तो y इज इक्वल टू e का पावर x होता है। तो यहां से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के लिए अगर एक्सप्रेशन देखें, a को ऊपर ले जाएं तो e का पावर kt डिनोमिनेटर में जाएगा। क्या हो जाएगा? a नॉट e का पावर माइनस ऑफ kt। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ को लिख दिया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ को लिख दिया। तो अब अगर हम या तो रिलेशन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम में था, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, अगर डायरेक्ट कंसंट्रेशन और टाइम में हम रिलेशन देखें, डायरेक्ट कंसंट्रेशन और टाइम में रिलेशन देखें तो क्या दिख रहा है? जैसे जैसे हम t को इंक्रीज करेंगे kt इंक्रीज करेगा, माइनस लगा हुआ है, e का पावर माइनस kt डिक्रीज करेगा, a डिक्रीज करेगा। यानी कि टाइम के साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करेगा, लेकिन डिक्रीज एक्सपोनेंशियली होगा। टाइम को हम लीनियरली चेंज करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन concentration of
reactant decreases exponentially with time. Concentration of reactant decreases exponentially with time. यानी कि अगर हम A2P जिसका ऑर्डर 1 है, अगर हम डायरेक्ट y एक्सिस पे कंसंट्रेशन लें और x एक्सिस पे टाइम लें, तो हम कह सकते हैं कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा टाइम के साथ. कंसंट्रेशन ऑफ A विल डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विद टाइम. एक और बात इसमें देख सकते हैं, माइनस ऑफ dA by dt इज ऑल्सो dP by dt. कोएफिशिएंट दोनों साइड 1 है, तो जिस रेट पे A डिक्रीज करेगा उसी रेट पे P इंक्रीज होगा. यानी कि concentration of product will increase exponentially with time. रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा और साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगा. तो इस तरह से कंसंट्रेशन और टाइम का वेरिएशन होगा. इसको एक आध और तरीके से हम देख सकते हैं. सपोज करो ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 है. अब अगर इनिशियल अमाउंट रिएक्टेंट का A है, उसमें प्रोडक्ट 0 है, और किसी टाइम T पे अगर प्रोडक्ट X है, तो रिएक्टेंट कितना बच जाएगा? A माइनस एक्स. और अगर इनको हम सब्स्टिट्यूट कर दें ऊपर एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या था? A इज इक्वल टू A नॉट e का पावर माइनस के टी. A क्या है? बचा हुआ कंसंट्रेशन A माइनस एक्स. A नॉट क्या है? इनिशियल A. यहां से हम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का रिलेशन निकाल सकते हैं. क्या लिखेंगे? A माइनस एक्स इसके लिए इज इक्वल टू A e का पावर माइनस ऑफ के टी. यहां से अगर हम x को सेपरेट करें तो x क्या हो जाएगा? A माइनस ए ई का पावर माइनस के टी. इसे हम लेफ्ट साइड में ले गए, x को राइट साइड में ले आए. A कॉमन हो गया, 1 माइनस ई का पावर माइनस ऑफ के टी. ये आ गया प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन किसी टाइम T पे. कभी कभी पूछ देता है कि अगर रिएक्टेंट का इनिशियल कंसंट्रेशन A है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन किसी टाइम T पे X है, तो बताओ क्या रिलेशन होगा A और X में. तो ये हो गया. इसे एक और तरीके से हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हैं. A P ऑर्डर 1 कह रहा है कि अगर फ्रैक्शन लॉग ऑफ फ्रैक्शन वर्सेस टाइम का प्लॉट करें तो क्या होगा. फ्रैक्शन क्या है? इट इज फ्रैक्शन ऑफ reactant remaining unreacted at time t. Fraction of
reactant remaining unreacted at time t. अब ये है क्या असल में, किसी टाइम टी पे बचा कितना, ए, इनिशियल कितना था ए नॉट, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा ए अपॉन ए नॉट। हमारे पास क्या रिलेशन था के टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए नॉट अपॉन ए। क्या इसे हम लिख सकते हैं एल एन ऑफ ए अपॉन ए नॉट का पावर -1, हमने इन्वर्स कर दिया, -1 को बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा के टी इज इक्वल टू -ln ऑफ ए अपॉन ए नॉट। अब माइनस साइन को इधर ले लें तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा ln ऑफ ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। यह आ गया फ्रैक्शन का लॉग के लिए एक्सप्रेशन। यहां पे यही है फ्रैक्शन f, तो ln f इज इक्वल टू माइनस के टी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, equation of straight line passing from origin। अब इक्वेशन होगा कैसे, इसमें t पॉजिटिव है k पॉजिटिव है, तो जैसे जैसे हम t का वैल्यू इंक्रीज करेंगे x एक्सिस पे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो kt का वैल्यू मोर एंड मोर पॉजिटिव, तो माइनस kt मोर एंड मोर निगेटिव, यानी कि बाई नीचे होता जाएगा। यानी कि x जब हम ओरिजिन से पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ जाएंगे तो ln f का वैल्यू निगेटिव y डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा कुछ इस तरह का। तो ये है डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को ग्राफिकली अलग अलग तरीके से हमने देखा। अब नेक्स्ट स्टेप है इसका न्यूमेरिकल एप्लीकेशन, और यहीं से चैलेंजेस स्टार्ट होता है। फर्स्ट ऑर्डर पे वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स पूछा गया है, और इसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि अब अगले 3 दिन तक डिफरेंट वैरायटीज ऑफ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे होंगे फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस पे। इसका इतना बड़ा रेंज है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज कुछ सिंपल से प्रॉब्लम से, जिसमें हम कंसंट्रेशन और टाइम को रिलेट कर रहे होंगे। सपोज करो एक सिचुएशन है, कहा जा रहा है इन्हें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A to P 20% of reaction is completed in, कोई टाइम ले लो, 5 आवर। determine time in which 80% of reaction will be completed।
क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सबसे पहले समझो। 20% रिएक्शन कंप्लीट हो गया 5 आवर में, यानी कि अगर आप 100 मोल ऑफ ए लेते हैं तो 20% उसमें से रिएक्ट करके पी बना देगा पहले 5 घंटे में। तो अगर 80% रिएक्ट करना है तो कितना टाइम लगेगा? और ये फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है, एलिमेंट्री यूनिटरी मेथड से नहीं सॉल्व कर देंगे इसे। तो सिचुएशन क्या है, हमें दिया गया है 20% in 5 hours, 80% in what time? जब भी फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस में या किसी में भी बात परसेंटेज में हो तो इनिशियल हमेशा 100 लेंगे। इनिशियल 100 का मतलब क्या हुआ? A0 100 ले लेंगे। तो ये जो परसेंट है वो सीधा सीधा नंबर बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेड आ जाएगा। यानी कि अगर हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें तो KT इज इक्वल टू ln ऑफ A0 अपॉन A। T इज इक्वल टू 5 आवर, A0 इज इक्वल टू 100, 20% रिएक्ट कर गया तो बचा कितना? 80। तो क्या आ जाएगा? K इंटू 5 इज इक्वल टू ln ऑफ A0 100 अपॉन A बचा हुआ 20% रिएक्शन हो गया, यानी कि 100 में से 20 चला गया तो बच कितना गया? 80। 100 माइनस 20 80, so ln of 100 by 80, so ln of 5 by 4। यहां से k आ जाएगा, k इज इक्वल टू व्हाट? 1/5 ln ऑफ 5 by 4। इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको भी होल्ड करना है। अब फिर से सॉल्व करेंगे उसी को 80% के लिए, और इस बार वो अननोन टाइम है। K इंटू टी, K विल रिमेन कांस्टेंट, K तो वही रहेगा, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता नहीं। KT विल बी ln ऑफ 100 अपॉन 80% इस बार कंप्लीट हो गया, 100 में से 80 चला गया तो 20 बच गया, ln ऑफ 5। अब यहां पे हम k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 से, तो क्या आ जाएगा? ln ऑफ 5 इज इक्वल टू k इज व्हाट? 1/5 ln 5 by 4 इंटू टी। k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन 1 से, तो यहां से t क्या आ जाएगा? 5 ln 5 डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? ln 5 by 4 को लिख सकते हैं हम ln 5 माइनस ln ऑफ 4। अब इक्वेशन तो यहां पे ln में है, लेकिन हमें जो लॉग का वैल्यू मालूम होता है वो बेस 10 में मालूम होता है। तो हम सब जानते हैं कि ln ऑफ x इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ x होता है, जहां पे बेस 10 होता है। यहां पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में लॉग नेचुरल है, तो ऊपर भी 2.3 का फैक्टर लगेगा, नीचे भी दोनों में 2.3 का फैक्टर लगेगा। 2.3 का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 5 log ऑफ 5 अपॉन log ऑफ 5, और log ऑफ 4 को हम लिख सकते हैं 2 log 2। log 5 सबको पता है 0.7 होता है, 5 इंटू 0.7 अपॉन log 5 0.7 माइनस 2 इंटू 0.3 log 2 0.3 होता है 0.3। तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 0.7 माइनस 0.6 0.1, ये आ जाएगा 5 इंटू 0.7 अपॉन 0.1, डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, ये 30
35 आवर्स, यानी कि ये रिएक्शन 35 आवर में 80% कंप्लीट हो जाएगा। अगर 100 मोल्स इनिशियली लें तो 35 घंटे के बाद उसमें से 80 मोल रिएक्ट कर गया होगा और बच गया होगा केवल 20 मोल। समझ गए? अब इसके बाद जरा हाफ लाइफ हम डिफाइन करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। हाफ लाइफ का डेफिनेशन तो एक ही है। हाफ लाइफ वो टाइम जिसमें कि रिएक्टेंट का हाफ रिएक्ट कर जाए। तो क्या होगा? एट t इज इक्वल टू टी हाफ, ए कितना बचेगा? ए नॉट बाई 2। और जब इसे सब्स्टिट्यूट करोगे के टी इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए नॉट बाई ए में, तो क्या होगा? के टी हाफ इज इक्वल टू एल एन ऑफ ए नॉट अपॉन ए नॉट बाई 2। ए नॉट कैंसिल, 2 न्यूमरेटर में आ जाएगा, एल एन ऑफ 2। यहां से हाफ लाइफ ln of 2 अपॉन के, ln 2 को 2.3 log 2 लिखेंगे अपॉन के log 2.3 into 0.3 0.69 अपॉन के। क्या खास लिखा है इसमें? अगर याद करो पीछे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन आया था ए नॉट बाई 2 के। उसमें ए नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट का आया था। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के हाफ लाइफ के एक्सप्रेशन में इनिशियल कंसेंट्रेशन टर्म है ही नहीं, यानी कि हम कह सकते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is independent of initial concentration। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। सही है ना? क्या कंक्लूजन से ड्रॉ करेंगे? half life of a first order reaction is independent of initial concentration, is independent of initial concentration। This is the only chemical reaction जिसमें हाफ लाइफ इनिशियल कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। जीरो ऑर्डर में तो मैंने दिखाया ही था, आगे मैं आपको दिखाऊंगा सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और किसी भी ऑर्डर के रिएक्शन का हाफ लाइफ डिपेंड करता है इनिशियल कंसेंट्रेशन पे। नहीं डिपेंड करता है तो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर। तो अगर मैं यहीं पे आपसे पूछूं कि फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो के पे। के किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट पे। सो हम कह सकते हैं कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड्स only on temperature and catalyst।
जबकि बाकी में जीरो ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर में टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, कैटलिस्ट पे भी डिपेंड करेगा और इनिशियल कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। न्यूमेरिकल पर्पस से हम हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन कभी ln2 भी यूज करेंगे, कभी log2 भी यूज करेंगे, वो डिपेंड करेगा हमें, क्योंकि कई बार log2 यूज करेंगे तो 2.3 कैंसिल हो रहा होगा दोनों साइड में, और अगर डायरेक्ट एब्सोल्यूट में सॉल्व करना होगा तो ln2 के लिए हम सीधा 0.69 ले सकते हैं। तो यह है फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ का एक्सप्रेशन। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लो एक कोई रिएक्शन है A गिविंग P, यहां पे कुछ इनिशियल अमाउंट इसका से 5 मोल, 10 मोल, 15 मोल, ये सब मोल हमने ले लिया। अगर इसका हाफ लाइफ से इसका हाफ लाइफ 1 आवर है, तो 1 आवर में अगर 5 मोल लोगे तो 1 आवर में ये 2.5 हो जाएगा, लेकिन अगर 10 मोल लोगे तो वही 1 आवर में ये 5 हो जाएगा, और अगर 15 लोगे तो वही 1 आवर में ये 7.5 मोल हो जाएगा if temperature is कांस्टेंट। यानी कि आप जो भी अमाउंट लोगे उसी टाइम में उसका आधा हो जाएगा, जो हाफ लाइफ है उतने में ही उसका आधा हो जाएगा। समझ गए इस बात को? तो इस तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ को डिफाइन करते हैं। अब इसके आगे कुछ हाफ लाइफ को इंक्लूड करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सपोज करो एक सिचुएशन है, कह रहा है इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन concentration of reactant remaining unreacted after 5 hour and 18 hour, are after 5 hour and 18 hour are 3 into 10 का power -3 molar and 1.5 into 10 का power -4 molar respectively. Determine half life and concentration of reactant remaining after, तो एक टाइम ले लेते हैं, पहले हमने 5 आवर 18 आवर लिया था, 10 आवर ले लेते हैं। या 26 आवर लेते हैं, 10 आवर नहीं, कैलकुलेशन को थोड़ा इजी रखने के लिए 26 आवर लेते हैं। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट ऑर्डर, concentration of reactant remaining unreacted after 5 hour and after 18 hour, दो टाइम है,
और उन दो अलग अलग टाइम पे जो बचा हुआ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो दिया गया है 3 इंटू 10 का पावर -3 एंड 1.5 इंटू 10 का पावर -4 मोलर। जरा इसको फॉर्मेट करते हैं। A giving P, concentration as a function of time, T is equal to 5 आवर पे इसका कंसंट्रेशन बचा हुआ कितना है 3 इंटू 10 का पावर -3। T is equal to 18 आवर पे इसका कंसंट्रेशन 1.5 इंटू 10 का पावर -3। इंटीग्रेटेड रेट लॉ क्या होता है K इंटू टी इज इक्वल टू ln ऑफ A0 अपॉन A। यहां पे वेरिएबल क्या क्या है A एंड T। अगर इसे हम सपोज करो ऐसे लिख लेते हैं इज इक्वल टू ln ऑफ A0 माइनस ln ऑफ A, ऐसे लिख लेते हैं। तो वेरिएबल क्या क्या है टाइम और ये वाला टर्म। अगर इसको हम लीनियर इक्वेशन की तरह दो डिफरेंट टाइम पे लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि T1 इज इक्वल टू ln ऑफ A0 माइनस ln ऑफ A1, concentration of reactant remaining unreacted after time T1 is A1 and T2 is equal to ln of A0, इनिशियल तो वही है, एक ही रिएक्शन कॉन्टिन्यूएशन में चल रहा है, माइनस ln ऑफ A2। अगर हम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लें, अगर हम 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो क्या बचेगा 2 माइनस 1 अगर करें तो A0 का टर्म कैंसिल हो जाएगा, इधर से आ जाएगा K कॉमन, T2 माइनस T1 विल बी इक्वल टू राइट साइड में ln ऑफ 2 माइनस 1, ये ऊपर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ln A1 माइनस ln A2 हो जाएगा, जिसे हम लिख सकते हैं ln A1 अपॉन A2। अब इस क्वेश्चन में देखो दो अलग अलग टाइम पे करस्पॉन्डिंग कंसंट्रेशन दिया हुआ, वही तो चाहिए, कंसंट्रेशन यहां टाइम यहां है ना। दो डिफरेंट कंसंट्रेशन दो डिफरेंट टाइम पे गिवन है, यानी कि अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें तो K इससे इवैल्यूएट हो जाएगा ना। करते हैं इवैल्यूएट K को इवैल्यूएट करो, क्या आएगा K इंटू T2 18 माइनस T1 5 इज इक्वल टू ln ऑफ A1 3 इंटू 10 का पावर -5 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10 का पावर -3। ये 20 है, 1.5 2 सॉरी -3 -4 है ना, ऊपर -3 10 का पावर -3 है, नीचे 10 का पावर -4 है। ये क्या बचेगा ln 20 और इधर K इंटू 13, सो 13K इज ln 20 और K को क्या लिख सकते हैं ln 2 by T हाफ, सो इट इज 13 इंटू ln 2 अपॉन T हाफ। इसे याद रखेंगे। तो
टी हाफ यहां से क्या आ जाएगा, टी हाफ अगर लिखना हुआ तो टी हाफ को इधर ले आओ, ln20 को नीचे ले जाओ, तो 13 ln2 अपॉन ln20। अब ऊपर नीचे ln है तो उसको log लिख सकते हैं, सो 13 इंटू log 2 अपॉन log 20, 13 इंटू log 2 0.3 और log 20 हो जाएगा 1.3। log 20 को log 10 प्लस 2 लिखेंगे, log 10 प्लस log 2, log 10 is 1, log 2 is 0.3। So what it is? It is 30 hours। 30 hour or 3 hour? 3 hour, sorry 3 hour। डेसिमल जाएगा 13 से 13, 3 hour। तो हाफ लाइफ इसका आ गया 3 आवर। अब एक और टाइम पे कंसंट्रेशन हमें मालूम करना है, और वो टाइम है यहां देखिए क्वेश्चन में एक और पूछा गया था, एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग आफ्टर 26 आवर। आवर के बाद कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना बचेगा। अब फिर से अगर हम उसी को सॉल्व करें कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू ln ऑफ A1 बाई A2 को, इस बार हम T1 ले लेते हैं 18 आवर, ये दिया हुआ हमें टाइम, जहां पे A1 1.5 इंटू 10 का पावर -4 है, T2 26 आवर, A2 अननोन है, यही है ना। तो क्या लिखेंगे कि T2 माइनस T1, 26 minus 18 will be equal to ln of A1. A1 is 1.5 into 10 का पावर -4 divided by A2 unknown. So it is 8 times K. 8 times K. And K is what? ln2 by T half. तो इसे हम लिख सकते हैं 2.3 log 1.5 into 10 का पावर -4 divided by A2, यही अननोन है, इज इक्वल टू 8 इंटू ln2 को हम लिख सकते हैं 2.3 log 2 डिवाइडेड बाय T हाफ विच इज 3 आवर। ऑलरेडी हमने सॉल्व कर रखा है। ये यहां से 2.3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और log 2 0.3 होता है, ये आ जाएगा 8 इंटू 0.3 अपॉन 3, so it will be 0.8. So it will be 0.8. तो log of 1.5 into 10 का पावर -4 अपॉन A2 is 0.8. अब देखो हमें इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा, तो एक अंदाज लेना पड़ेगा। log 5 का वैल्यू 0.7 होता है, log 5 का वैल्यू 0.7 होता है, और log 8 का वैल्यू 0.9 होता है। अंदाज लगा रहे हैं।
log 5 तो आप सब जानते हैं 0.7 होता है, और log 8 को हम लिख सकते हैं 3 log 2 0.9, यानी कि 0.8 किसका एंटी लॉग होगा, 5 और 8 के बीच का कोई वैल्यू होगा। log 7.85 होता है, यानी कि 7 से भी थोड़ा कम ही होगा। log 6 कितना हो जाएगा, log 2 प्लस log 3, log 3 0.48, 0.48 हाँ 0.6, log 6 के करीब हो जाएगा। तो दिया जाता है वहां पे एंटी लॉग ऑफ 0.8, तो ये 1.5 इंटू 10 का पावर -4 अपॉन A2, ये अप्रोक्सीमेटली 6 हो जाएगा 0.8 का एंटी लॉग, अप्रोक्सीमेटली 0.6 हो जाएगा। और जब इसे A2 के लिए हम सॉल्व करेंगे तो A2 विल बी व्हाट, 1.5 इंटू 10 पावर -4 डिवाइडेड बाय 6। इसको डेसिमल के लिए 0 नीचे करके इसको 4 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10 का पावर -5, नीचे 4 है ना, तो 2.5 इंटू 10 का पावर -5 मोलर आ जाएगा। ये है काइनेटिक्स एंड इट्स जस्ट बिगनिंग, ये केवल शुरुआत है, आगे अभी भी बहुत लंबी सफर है। तो इस तरह से हम कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सॉल्व कर रहे हैं, और इसमें हाफ लाइफ को भी हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है। एक और वैरायटी इसमें देखो, एक क्वेश्चन है, कह रहा है इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A to P, rate of reaction measured after 10 minutes and 20 minutes are 0.5 mole per liter per minute and 0.4 mole per liter per minute respectively. Determine half-life and rate after 10-20 हो ही गया तो 30 मिनट ले ले, आफ्टर 30 मिनट। अब इसमें क्या है, रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, और कौन सा रेट, इंस्टेंटेनियस रेट, कितने टाइम के बाद, 10 मिनट और 20 मिनट के बाद रेट दिया गया है। सबसे पहले देखो ये इंस्टेंटेनियस रेट होगा क्या, रेट माइनस da by dt is what,
K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ A। इसमें ये A टर्म है क्या? ये इंस्टेंटेनियस कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट का किसी टाइम टी पे, है ना? किसी टाइम टी पे रिएक्टेंट का बचा हुआ इंस्टेंटेनियस कंसेंट्रेशन। और ये है इंस्टेंटेनियस रेट। अगर इंस्टेंटेनियस रेट को हम R से डिनोट करें तो क्या हम कह सकते हैं कि R1 इज नथिंग बट K इंटू A1, जहां पे A1 कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिमेनिंग अनरिएक्टेड एट टाइम T1 है। और इसी तरह से हम लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू K इंटू A2। और अगर इनका हम रेशियो लें, रेट का रेशियो, इंस्टेंटेनियस रेट का रेशियो, अगर इनके रेशियो लें हम R1 अपॉन R2, तो ये क्या हो जाएगा? राइट साइड को जो डिवाइड करेंगे तो K कैंसिल हो जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ A1 अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ A2। और ये कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इंस्टेंटेनियस कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का रेशियो अभी अभी हमने देखा था, आया था दो इंटीग्रल रेट लॉ को सब्ट्रैक्ट करके। देख सकते हैं फिर से जरा, यहां देखो कि T2 माइनस T1 इज इक्वल टू ln A1 बाई A2। हमारे पास दो रेट है, दो अलग अलग टाइम पे, और रेट का रेशियो से A1 बाई A2 आ जाएगा। तो A1 बाई A2 इज R1 बाई R2 और T बाई T2 T1 दिया हुआ है, यहां से K सॉल्व हो जाएगा। सही है ना? तो अगर इसे हम सॉल्व करें उसी तरह से तो हम क्या लिख सकते हैं कि T2 माइनस T1 विल बी इक्वल टू ln ऑफ A1 बाय A2। T2 20 मिनट है, T1 10 मिनट है, तो K 20 माइनस 10 इज इक्वल टू ln 10 मिनट पे 0.5 था रेट और 20 मिनट पे 0.4 था, ये हो जाएगा ln ऑफ 5/4। और लेफ्ट साइड में है 10K, तो हाफ लाइफ तो आ गया। अब यहां K के लिए लिख देंगे ln 2/T हाफ, 10 ln 2/T हाफ। तो T हाफ क्या हो गया? T हाफ हो गया 10 टाइम्स ln ऑफ 2 डिवाइडेड बाय ln ऑफ 5 माइनस ln ऑफ 4। ln के लिए ऊपर नीचे 2.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो कैंसिल भी हो जाएगा। क्या रह जाएगा? ये रह जाएगा 10 इंटू ln 2 के लिए 0.3 लॉग बना के, नीचे हो जाएगा 0.7 माइनस 0.6 लॉग 4 को 2 लॉग 2 लिख लेंगे, तो 0.1 कितना आ गया? 10 मिनट। ही आ गया हाफ लाइफ। 10 मिनट ही आया ना? नहीं, 30, सॉरी, ये जाएगा 10 इंटू 0.3 अपॉन 0.1, तो 30 हो जाएगा ना? 30 मिनट आ गया हाफ लाइफ। तो 30 मिनट अगर हाफ लाइफ आ गया तो हमसे पूछा है एक और पार्ट इसमें, रेट आफ्टर 30 मिनट। 30 मिनट को 3/3 टाइम ले लो, तो क्या लिखेंगे? ऑल्सो K T3 माइनस
T2 कर लो, ये हो जाएगा ln ऑफ A2 अपॉन A3, T2 माइनस T1 होता है तो A1 बाई A2, तो T3 माइनस T2 तो T2 A2 बाई A3, और इसे हम लिख सकते हैं अब ln ऑफ R2 बाय R3, जहां पे R2 R3 रेट है, R2 नोन है। अब इधर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, K को हाफ लाइफ के टर्म में लिख देते हैं, या ऐसे ही रहने दो, 10K के टर्म में ही रहने दो, तो ये आ जाएगा K इंटू T3 30 मिनट, T2 20 इज इक्वल टू ln ऑफ R2 बाय R3। अब इसमें इधर हो गया फिर से 10K, सो 10K इज ln ऑफ R2 बाय R3, और 10K का वैल्यू पीछे हमने निकाल रखा था, यहां देखो अभी भी निकाला था, यहाँ 10K इज ln 5 बाई 4, 10K इज ln 5 बाई 4, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 10K का वैल्यू ln 5 बाई 4, तो यहां से ln को एलिमिनेट कर देंगे तो आ जाएगा R2 अपॉन R3 इज इक्वल टू 5 बाई 4 इज इक्वल टू R2 नोन है 0.4, R3 मालूम करना है, तो R3 क्या आ जाएगा 4 इंटू 0.4 1.6 अपॉन 5, ये आ जाएगा कितना 5 3 या 15 116, 5 3 या 15 116 0.32 मोल पर लीटर पर मिनट। समझा कुछ? तो इस तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर के कुछ बेसिक क्वेश्चन, घबराना नहीं, बेसिक है ये तो बहुत कुछ है इसमें। अब जरा एक सिचुएशन समझो, कह रहा है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर reaction determine relationship between half-life and time in which 99.9% reaction will be completed। हाफ लाइफ एक टाइम है और एक दूसरा टाइम, देखते हैं जरा क्या करना है इसमें। हाफ लाइफ तो मालूम है, ये होता है ln2 अपॉन K। 99.9% रिएक्शन कंप्लीट करना है तो क्या लिखेंगे, KT इज इक्वल टू ln ऑफ 100 अपॉन A0 बाई A। 100 में से अब 99.9 चला जाना है तो क्या बच जाएगा, ln ऑफ 100 अपॉन 0.1, इट इज ln ऑफ 1000।
अब इसमें हमें रिलेशन लेना है टी हाफ और टी में, तो क्या लिखेंगे? T इज इक्वल टू ln ऑफ 1000 डिवाइडेड बाई k, और k के लिए यहां से ऊपर वाले से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। k इज इक्वल टू ln 2 बाई टी हाफ, सो इट इज ln 1000 डिवाइडेड बाई k के लिए क्या लिखो नीचे? ln 2 अपॉन टी हाफ। टी हाफ न्यूमरेटर में चला जाएगा, और ln के लिए 2.3 कैंसिल कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा log ऑफ 1000, नीचे हो जाएगा log ऑफ 2। log ऑफ 1000 इज 3, log ऑफ 2 इज 0.3, so it is t half 3 upon 0.3, so it is 10 times t half. So t 99.9% and t half में क्या रिलेशन है? It will be 10 times half life. समझ गए इस बात को? अब एक सिचुएशन और समझो, पहले की जनरलाइजेशन समझो। सपोज करो कोई एक जनरलाइजेशन आपको बताने जा रहे हैं जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें हेल्प करता है। सपोज करो एक फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन को हम ए से डिनोट करते हैं। आफ्टर 1 हाफ लाइफ ए कितना बचेगा? आधा चला गया तो A0/2। अब इसके बाद अगर एक और हाफ लाइफ हो गया, मान लो सपोज करो कि हाफ लाइफ 5 आवर है, तो 5 आवर में A/2 हो गया। अगर नेक्स्ट 5 आवर और रिएक्शन को होने दें तो अब अगले 5 आवर में ये A/2 इनिशियल कंसंट्रेशन होगा, इसका आधा हो जाएगा। यानी कि आफ्टर 2 हाफ लाइफ ए कितना बचेगा? अब इसका आधा हो जाएगा, तो 1/2 ऑफ A/2, जिसे हम लिख सकते हैं A इंटू 1/2 का पावर 2। तो आफ्टर 3 हाफ लाइफ ए कितना होगा? तो अब जो सेकेंड हाफ लाइफ के बाद था बचा था उसका आधा हो जाएगा। सो 1/2 इंटू ए इंटू 1/2 का पावर 2, ये आ जाएगा ए इंटू 1/2 का पावर 3। तो अगर हम आफ्टर n हाफ लाइफ इसे लिखें कि रिएक्टेंट कितना बचेगा, ये हो जाएगा A0, इसी जनरलाइजेशन के बेसिस पे A0 इंटू 1/2 का पावर n। तो अगर टाइम हाफ लाइफ के मल्टीपल में दिया हुआ है तो ये थोड़ा आसान होगा यहां से वर्किंग करना। जैसे एक सिचुएशन लेके देखते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें इस जनरलाइजेशन को यूज करेंगे। कह रहा है ए ड्रग मतलब मेडिसिन, a drug decomposes in the body
obeying first order process with half-life 6 hours. A patient मरीज takes a dose of 500 milligram at a regular interval of 6 hours. Determine the amount of drug remaining in his body just after taking फोर्थ डोज। क्वेश्चन को समझो। पहले कह रहा है कि ड्रग, कोई मेडिसिन, जब हम मेडिसिन लेते हैं तो बॉडी में जाके वो रिएक्शन करता है, दैट डिकम्पोजेज बाय फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस, जिसका हाफ लाइफ है 6 आवर। अब एक मरीज है, एक कोई पेशेंट है, एक कोई रोगी है जो हर 6 घंटे पे 500 मिलीग्राम का टैबलेट एज ए मेडिसिन ले रहा है। 500 मिलीग्राम का गोटी हर 6 घंटे पे वो खा रहा है। तो जिस समय वो 4th टैबलेट लिया होगा, जिस टाइम पे वो 4th टैबलेट खाया होगा, उस समय उसके बॉडी में आइडियली मेडिसिन का कितना अमाउंट बचा होगा, ये है क्वेश्चन। अब देखो, हाफ लाइफ भी 6 आवर है और वो खा भी रहा है 6-6 घंटे पे, यानी कि हाफ लाइफ के इंटरवल पे। तो इसे हम इस तरह से देख सकते हैं, हम कह सकते हैं कि उसके डोज कुछ इस तरह से हम दिखा रहे हैं, 1 2 3 4, और इसके बीच का इंटरवल हर जगह हाफ लाइफ का है, 6 आवर का है। जस्ट आफ्टर टेकिंग 4th डोज, ये डोज 1 2 3 4, 4th डोज तो अभी अभी खाया ही है, तो पूरा ही पूरा रहेगा। बेटर होगा हम फ्रैक्शन पहले निकाल लें। फ्रैक्शन रिमेनिंग, कितना फ्रैक्शन? तो 4th डोज तो पूरा ही बचेगा, 1 फ्रैक्शन होगा। 3rd डोज कितना देर पहले खाया था? 6 घंटा पहले। तो 3rd डोज का, 3rd टैबलेट का कितना पार्ट उसके बॉडी में डिकम्पोज कर गया होगा? 50% हाफ लाइफ। तो बच कितना गया? 50%, यानी कि इसका कितना फ्रैक्शन बच गया? 1/2। सेकेंड टैबलेट कितना देर बॉडी में रह चुका है? 12 आवर, 6 घंटा 6 12 घंटा, 2 हाफ लाइफ। 2 हाफ लाइफ तो बचा कितना होगा? अभी अभी फॉर्मूला निकाला था, इसका कितना बचा होगा? 1/2 का पावर 2 फ्रैक्शन। फर्स्ट वाले 1 2 3 हाफ लाइफ, 18 घंटा बॉडी में रह गया, 3 हाफ लाइफ। तो 3 हाफ लाइफ के बाद कितना फ्रैक्शन उसका बचा होगा? 1/2 का पावर 3। इन सबको अगर ऐड कर दें तो टोटल मेडिसिन का अमाउंट आ जाएगा। तो टोटल ड्रग रिमेनिंग कितना बचा?
500 टाइम्स 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, एलसीएम ले लेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। इधर फर्स्ट टर्म 8 हो जाएगा, सेकंड टर्म 4 हो जाएगा, थर्ड टर्म 2, लास्ट टर्म 1। 2 1 3 4 7 8 15, so 500 into 15 upon 8, 8 6 जा 48, 250 2 0 20, 8 2 जा 16, 4 20 4 0 48, 5 times into 15 62.5 into 15, so 625 का 1.5 गुना, 625 and 312.5, 937.5, 937.5 मिलीग्राम। इतना मेडिसिन उसके बॉडी में 4th डोज के बाद बचा होगा। तो फर्स्ट ऑर्डर में कुछ एलिमेंट्री लेवल के सिचुएशन मैंने अभी आपको कराए हैं। इसमें कुछ और वैरायटी अभी प्रॉब्लम का मैं आपको कराऊंगा, और उसके बाद फिर इसमें हम डिफरेंट केस को देखेंगे। अभी तो हम सीधा कंसंट्रेशन टाइम को रिलेट कर रहे हैं, हमें इसमें गैसियस रिएक्शन पढ़ना है। गैसियस रिएक्शन में आपको प्रेशर के टर्म में इंफॉर्मेशन होगा कि इनिशियल प्रेशर ये है, इतने टाइम के बाद 1 घंटे के बाद ये, तो बताओ 2 घंटे के बाद क्या होगा, और इस तरह से बात धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो इसके बाद अब आप डीपीपी 1.1 एंड 1.2 ट्राई कर सकते हैं। ट्राई डीपीपी 1.1 एंड 1.2। तो कल इस कैटेगरी को कंप्लीट करेंगे पहले, और उसके बाद अगर उसमें टाइम बचा तो डीपीपी के कुछ क्वेश्चन उसी में लेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में डीपीपी के कुछ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना काफी है।